We will start it. Economic expansion. देखिए बेटा, The empire had substantial economic infrastructure of harbors. इस समय तट पे काम करने वाले बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक जो लोग थे वो इस साम्राज्य के अंदर काम कर रहे थे, जो खास तौर पे तटीय इलाकों तक सीमित थे। माइंस, क्वेरीज, brickyards, olive oil factories, wheat, wine, and olive oil were traded and consumed in huge quantities. And they came mainly from Spain, the Gallic provinces, North Africa, Egypt, and to a lesser extent, Italy, where conditions were best for these crops. यहाँ बताया गया है कि जहाँ खदानों का काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ निकाले जा रहे थे, ईंट भट्ठों पर, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में उत्पादन का काम होता था। गेहूं, जौ से बनने वाली शराब, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बड़ी मात्रा के अंदर बनता था, व्यापार होता था, उसका इस्तेमाल करते थे। ये मुख्यतः स्पेन से मंगवाया जाता था, गैलिक प्रांतों से, उत्तरी अफ्रीका से, इजिप्ट से। अब आगे देखिएगा, लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स कॉल्ड एम्फोरे। तरल पदार्थ की ढुलाई जो थी वो मुख्यतः एक प्रकार के कंटेनर्स में होती थी जिनका नाम एम्फोरे होता था। द फ्रेगमेंट्स एंड शर्ट्स of a very large number of these survive. Monte Testaccio in Rome is said to contain the remnants of over 50 million vessels, and it has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shapes of these containers, tell us what they carried and exactly where they were made by examining the clay content and matching the finds with clay pits throughout the Mediterranean. यहाँ ये बताया गया है कि बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ की ढुलाई के लिए एम्फोरे जैसे बर्तन इस्तेमाल में लिए जाते थे। मोंटे टेस्टिक्योर जो कि रोम के अंदर एक स्थान का नाम है जहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरह के बर्तन टूटे हुए मिले हैं। लगभग 50 मिलियन वेसल्स वहां से प्राप्त हुए हैं, जो कि इतिहासकारों के लिए या पुरातत्वविदों के लिए इतिहास पुनर्निर्माण के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसमें पता नहीं लगाया गया है कि इसमें क्या जाता था, लेकिन इतना श्योर है कि शायद इसके अंदर तरल पदार्थ की ढुलाई होती थी, क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट भी इसमें लगाया गया है, यानी चिकनी मिट्टी का लेप इसमें लगाया गया है ताकि इसमें लीकेज ना हो। और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर इस तरह की चीजें काफी मात्रा में मिली हैं। इन दिस वे वी कैन नाउ से विद सम कॉन्फिडेंस दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल, टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, वाज वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज दैट रीच्ड इट्स पीक इन द ईयर्स 140-160। 140 से लेकर 160 के दशक के दौरान स्पेन से आने वाला जैतून का तेल सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समृद्धि की वस्तु हुआ करता था। द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ दिस पीरियड वाज मेनली कैरीड इन ए कंटेनर कॉल्ड ड्रेसल 20। इस समय पर स्पेन से आने वाला जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ढोया जाता था। आफ्टर द आर्कियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट एस्टेब्लिश इट्स फॉर्म, आज के पुरातत्वविदों ने इस तरह के बर्तन के विषय में जानकारी प्रदान की है। If finds of Trestle 20 are widely scattered across sites in the Mediterranean, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ड्रेसल 20 के जो बर्तन हैं वो कहीं कहीं पर बिखरे पड़े हैं। This suggests that the Spanish olive oil circulated very widely indeed. वास्तव में स्पेन से आने वाला जैतून का तेल बहुत ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट किया जाता होगा, बांटा जाता होगा। By using such evidence, इस तरह के प्रमाणों का इस्तेमाल करते हुए, द रिमेन्स ऑफ द एम्फोरे एंड डिफरेंट काइंड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, यानी मानचित्रों का बंटवारा
विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का बंटवारा, और यहाँ पर जो एम्फोरे जैसे बर्तनों का पाया जाना एक महत्वपूर्ण स्रोत है इस चीज की जानकारी जुटाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट आर एबल टू शो, पुरातत्वविद इस बात को शो करने के लायक बने हैं दैट स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट्स फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम देयर इटालियन काउंटरपार्ट्स। स्पेन के उत्पादनकर्ताओं के द्वारा और फिर उसके बाद जैतून का तेल जो है इटली के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में मार्केट में लाया गया। दिस वुड ओनली हैव हैपेंड इफ स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सप्लाइड बेटर क्वालिटी ऑयल एट लोअर प्राइसेस। और ऐसा इसलिए हो रहा था जब स्पेन के लोग अच्छी क्वालिटी का जैतून का तेल सस्ती कीमत पर बेच रहे थे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कम्पीटेड विद ईच अदर। बड़े बड़े भू जमींदार जो थे वे लोग एक दूसरे से compete कर रहे थे, प्रतियोगिता कर रहे थे फॉर कंट्रोल ऑफ मेन मार्केट्स ऑफ द गुड्स दे प्रोड्यूस्ड, कि जो भी वस्तुएं उनके द्वारा भेजी जाती हैं उससे संबंधित बाजारों पर कब्जा जमाने के लिए। द सक्सेस ऑफ स्पेनिश ऑलिव ग्रूवर्स वाज देन रिपीटेड बाय नॉर्थ अफ्रीकन एंड प्रोड्यूसर्स, नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। उसके बाद स्पेन के जैतून तेल उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्तरी अफ्रीका से आने वाला तेल जो है कॉम्पिटेटरी रहा। ऑलिव एस्टेट्स इन दिस पार्ट ऑफ एम्पायर डोमिनेटेड प्रोडक्शन थ्रू मोस्ट ऑफ द 3rd and 4th सेंचुरी। तीसरी और चौथी सदी के दौरान अब इस क्षेत्र का दबदबा साबित होने लगा, बढ़ने लगा। लेटर आफ्टर 425 425 ईस्वी के बाद नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस वाज ब्रोकन बाय द ईस्ट। उत्तर अफ्रीका का जो वर्चस्व था वह पूर्व के लोगों ने तोड़ दिया। एंड इन द लेटर 5th and 6th सेंचुरीज, और उसके बाद 5वीं में जो है एशियन लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा। साउदर्न एशिया माइनर, टर्की, सीरिया एंड पैलेस्टाइन बिकेम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल। इस समय पर दक्षिणी एशिया माइनर के देश जैसे तुर्की है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, इस तरह के देश जो है शराब के निर्यात में और जैतून के तेल के उत्पादनकर्ताओं के रूप में उभरे। एंड कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका सो ड्रामेटिकली रिड्यूस प्रेजेंस ऑन मेडिटेरेनियन मार्केट्स। और भूमध्य सागर के बाजारों के अंदर अब अफ्रीका से आने वाले जो कंटेनर्स थे उनकी संख्या कम होने लगी। बिहाइंड दीज ब्रॉड मूवमेंट्स ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रोज, और इसके पीछे व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाला जो माल था या जो समृद्धि थी धीरे धीरे वो अब व्यापक होती चली गई। एंड द फेल डिपेंडिंग ऑन हाउ इफेक्टिव दे कुड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, और अब ये पूरी तरीके से प्रभावशाली साबित हुई और इससे उत्पादन जो है और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यातायात परिवहन के रूप में इस्तेमाल करना। एंड द क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स, और उस तरह की वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसको और ज़्यादा सुधारना। द एम्पायर इंक्लूडेड मैनी रीजन्स दैट हैड ए रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। इस साम्राज्य के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर जिन क्षेत्रों की जो फर्टिलिटी थी, उपजाऊपन था, वो बहुत अच्छा था, उससे एक रेपुटेशन थी। कैंपेनिया इन इटली, सिसिली एंड फयूम इन इजिप्ट, एंड गैलीली एंड बाइजैकियम ट्यूनिसिया, साउदर्न गालिया, नेबोनेसिस एंड ब्यूटिका, southern Spain were along among the most densely settled or wealthiest parts of the empire, according to writers like Strabo and Pliny। यहाँ बताया गया है, कुछ ऐसे लेखक हुए हैं, स्ट्रोबो और प्लिनी जैसे लेखकों ने भी इसमें बयान किया है कि इस साम्राज्य के कुछ हिस्से जो कि बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली थे, जिनकी एक पहचान थी, अच्छे उपजाऊपन लिए हुए थे, जैसे इटली के अंदर कैंपेनिया, सिसिली और इजिप्ट में फयूम, यहाँ ट्यूनीसिया के अंदर बाइजैकियम और गैलीली, यहाँ पर दक्षिणी गौल यानी फ्रांस, इसमें गौलिया, नेबोनेसिस और ब्यूटिका,
ये दक्षिणी स्पेन में पड़ता है ब्यूटिका। इन सभी स्थानों पर धनवान लोग रहते थे और ज़्यादा उनकी इनकम सोर्सेज अच्छे थे। स्ट्रैबो और पिल्नी ने भी इसमें बयान किया है, द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन कैम फ्रॉम कैम्पेनिया, सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो शराब थी वो कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली एंड बाइजैकियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू रोम। सिसिली और बाइजैकियम दोनों क्षेत्र जो थे बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात रोम के लिए करते थे। गैलिली वाज डेंसली कल्टिवेटेड, गैलिली में सघन खेती होती थी। एवरी इंचेस ऑफ द सोयल हैज बीन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स, यानी जो मूल निवासी लोग थे वो 1 इंच दर इंच जमीन को बोते थे। रोड द हिस्टोरियन जोसेफ्स एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम द न्यूमरस स्टेट्स फंडी अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर गोडेलेक्विर इन द साउथ ऑफ स्पेन। यहाँ ये बताया गया है कि जोसेफ जैसे इतिहासकारों ने इसमें लिखा है कि जो स्पेन के अंदर जो ऑलिव ऑयल का उत्पादन होता था, जैतून के तेल का जो उत्पादन होता था, वो बहुत से न्यूमरस एस्टेट से वो आता था, बहुत से क्षेत्रों से वो मंगवाया जाता था। और ख़ास तौर पे गुडेलक्विर जो नदी है उसके किनारे किनारे इस तरह का उत्पादन होता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन ए मच लेस एडवांस स्टेट्स। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? अब हम आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन ए मच लेस एडवांस्ड स्टेट। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता था रोमन क्षेत्रों के अंदर, और ये जिनमें ज़्यादा खर्चा होने की वजह से वो राज्य थोड़ा सा इतने एडवांस नहीं रह पाते थे। फॉर एग्जांपल, ट्रांसह्यूमेंस वाज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ द न्यूमीडिया, मॉडर्न अल्जीरिया। आधुनिक अल्जीरिया के अंदर जिसे न्यूमीडिया के नाम से जाना जाता है, उसका देहाती क्षेत्र जो है वो हालांकि पीछे छूट रहा था, उसका विकास इतना नहीं हो रहा। दीज पेस्ट्रोल एंड द सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज वर ऑफन ऑन द मूव। यहाँ के जो अर्ध घुमंतु लोग होते थे या फिर चरवाहे जो होते थे वो हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे। कैरिंग देयर ओन शेप्ड हट्स, वे अपनी खुद की अपने ढंग की एक झोंपड़ी का निर्माण करते थे। कार्ड मैपालिया, जिसे मैपालिया कहा जाता था, विद्यम अपने ये इस तरह की अस्थायी ढांचा होता था जिसको अपने साथ ले जा सकते थे। एज रोमन एस्टेट्स एक्सपेंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, और जैसे ही रोमन साम्राज्य का विस्तार उत्तरी अफ्रीका तक हुआ, पास्चर्स ऑफ दोज कम्युनिटीज वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो इस तरह के समुदायों की जो समुदायों का जो ढांचा था या इनकी जो सुविधाएं थी वो कम होती चली गई। एंड देयर मूवमेंट्स मोर टाइटली रेगुलेटेड, और उनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या गतिशीलता जो है उनको नियमित कर दिया गया। इवन इन स्पेन नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड, यद्यपि स्पेन जो है उत्तरी दिशा के अंदर इतना ज़्यादा विकास उसका नहीं हुआ था। इनहेबिटेड लार्जली बाय द कैल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री, यहाँ के जो किसान थे कैल्टिक भाषा बोलते थे। दैट लिव्ड इन द हिलटॉप विलेजेस कॉल्ड कैस्टेला, ये पहाड़ी क्षेत्रों के शिखरों के आसपास रहते थे जिन्हें कैस्टेला के नाम से जानते थे। व्हेन वी थिंक ऑफ द रोमन एम्पायर वी शुड नेवर फॉरगेट दीज डिफरेंसेस। हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं तो हमें इस तरह के अंतरों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजाइन, हमें इस बात का भी कोई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या केयरफुल नॉट टू इमेजाइन, हमें इस तरह की कल्पना नहीं करनी चाहिए। दैट बिकॉज दिस वाज द एंशियंट वर्ल्ड, क्योंकि यह एक प्राचीन संसार था। एंड देयर फॉर्म ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ वर नेसेसरीली बैकवर्ड और प्राइमेटिव, और इनके जो सांस्कृतिक और आर्थिक जो जीवन होता था वह आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होता था और आदिवासियों की तरह का रहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि तुलनात्मक रूप से डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरेनियन एज वेल एज एडवांसेस इन द वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो उस समय जल का बंटवारा था
वो सब लोगों को समान रूप से नहीं मिल पा रहा था। कुछ एडवांस टेक्निक भी मिल जाती हैं जो जल का इस्तेमाल करने के दौरान इन लोगों ने इस्तेमाल की। द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन द स्पेनिश गोल्ड एंड द सिल्वर माइंस, जैसे कि सोने और चांदी की खदानों के अंदर स्पेन के अंदर हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक आधुनिक जो बदलाव का साधन था। एंड द जाइजेंटिक industrial scale on which those mines were worked in the first and the second centuries with level of outputs that would not be reached against till the 19th century। 19वीं सदी तक आते आते यहाँ पर पहली और दूसरी शताब्दी के जो स्तर थे उनके अंदर बड़ा तेजी से बदलाव होता गया। सम 700 ईयर्स लेटर, लगभग 1700 साल ईस्वी के बाद, एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स, अब यहाँ पर बैंकिंग संस्थाएं खोली गई, कमर्शियल संस्थाएं खोली गई, वेल ऑर्गेनाइज संगठन तैयार किए गए, एंड द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ मनी और ऑल द इंडिकेशंस ऑफ हाउ मच वी टेंड टू द अंडर एस्टिमेट द सोफिस्टिकेशन ऑफ रोमन इकोनॉमी। हम रोमन अर्थव्यवस्था को और अच्छा गति में रूप प्रदान करने के लिए इस समय पर इस तरह के संकेत उभर कर सामने आए। दिस रेजिज द इश्यू ऑफ लेबर एंड द यूज ऑफ स्लेवरी, और इसी वजह से यहाँ पर श्रमिकों और दासों के इस्तेमाल से संबंधित जो मुद्दे थे वो महत्वपूर्ण हो गए। ट्रांसह्यूमेंस का मीनिंग देखिए, ट्रांसह्यूमेंस इज द हर्ड्समैन। ट्रांसह्यूमेंस का मीनिंग होता है चरवाहे। रेगुलर एनुअल मूवमेंट, जिनका नियमित रूप से वार्षिक जो है गतिशीलता बनी रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बिटवीन द हायर माउंटेन्स रीजन्स, ऊंचे पर्वतों से लेकर, एंड द लो लाइंग ग्राउंड इन द सर्च ऑफ पास्चर, वे ऊंचे पर्वतीय इलाकों से निम्न भूमियों के अंदर नीचे उतरते हैं, पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं। फॉर शीप एंड द अदर फ्लॉक्स, वे अपने भेड़ और बकरियों के झुंडों को चराने के लिए ऐसा करते हैं। इसे ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है, जब कोई भी एक समुदाय, चरवाहा समुदाय, अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है, उससे आगे का देखिएगा कंट्रोलिंग वर्कर्स। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलिंग वर्कर्स, पहले आप ये देखिए, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, ये जो स्ट्रिप है इसको पहले पढ़ा रहे हैं। सम आफ्टरवर्ड्स द सिटी प्रेफेक्ट ल्यूसियस पेडानियस सेकेंडस वाज द मर्डर्ड बाय वन ऑफ हिज स्लेव्स। एक व्यक्ति की हत्या, जिस व्यक्ति का नाम ये था जो है ल्यूसियस पेडानियस कैंडियस, इस व्यक्ति का नाम है, ये एक दास के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। आफ्टर द मर्डर, मारने के बाद, एंशियंट कस्टम रिक्वायर्ड दैट एवरी स्लेव रेसाइडिंग अंडर द सेम रूफ मस्ट बी एक्सिक्यूटेड, कि उसके बाद दास नियमों में बदलाव किया गया। प्राचीन उनकी परंपराएं थी, उनकी डिमांड बढ़ गई कि प्रत्येक दास के जो उसी छत के नीचे अगर रह रहा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। बट ए क्राउड गैदर्ड, लेकिन एक भीड़ इकट्ठा हो गई, ईगर टू सेव सो मैनी इनोसेंट लाइव्स, बड़ी संख्या में इस तरह के इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए। एंड राइटिंग बिगेन, और झगड़ा शुरू हो गया। एंड द सीनेट हाउस वाज बिसाइज्ड, देयर वाज फीलिंग majority, but majority opposed any change। लेकिन यहाँ पर सीनेट का जो संगठन था वह इससे प्रभावित हो गया, और काफ़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की वजह से उनकी भावनाएं बाहर निकल रही थी, बाहर पता लग रहा था को क्या चाहते हैं। मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा थी, इसलिए लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। द सीनेटर्स फेवरिंग एक्सक्यूशन प्रिवेल्ड, और जो सीनेटर्स चाहते थे कि भी किसी भी तरीके से इन पे शक्ति का इस्तेमाल हो, वो रुक गया। एंड हाउएवर ग्रेट क्राउड्स रेडी विद द स्टोन्स, और ज़्यादातर भीड़ जो है अपने पास पत्थर लिए बैठी थी। टॉर्चेस प्रिवेंटेड द ऑर्डर, अपने हाथ में बैटरी लेके बैठे थे, तो वो मानते थे अगर उन पे। नीरो रिब्यूक द पॉपुलेशन बाय एडिक्ट, और एक अभिलेख के जरिए ये बात पता चलती है कि नीरो नाम का उनका नेता था जो उन्हें इस चीज़ के लिए समझा रहा था। लाइन द ट्रूप्स द होल रूट अलोंग विद दोज कंडेम्ड वर टेकन फॉर एक्सक्यूशन,
टैसिटस हिस्टोरियन ऑफ द अर्ली एम्पायर। और इस तरह से टैसिटस नाम के एक इतिहासकार ने, जो कि आरंभिक साम्राज्य के इतिहास को लिखने वाले एक व्यक्ति थे, उसके संबंध में जानकारी प्रदान की है। अब द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन एंड हु वुड ऑफ कोर्स ऑल्सो बी स्लेव्स। यहाँ ये बताया गया है कि महिला जो दास होती थी उन्हें कहा जाता था कि वे और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें ताकि दासों की संख्या में कमी ना आए और ज़्यादा दास मिलते रहें। अब यहाँ तक देखिएगा बेटा, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। अब हम में आगे शुरू करते हैं इसे। कंट्रोलिंग वर्कर्स, इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं। हाउ वर्कर्स एंड स्लेव्स कंट्रोल्ड इन रोमन एम्पायर। Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world. दास प्रथा जो है रोमन साम्राज्य का या प्राचीन संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन होता था। ये दास प्रथा उसका अभिन्न अंग पाया जाता था उस समय। बोथ इन द मेडिटेरियन एंड इन द नियर ईस्ट, भूमध्य सागर के क्षेत्र में और निकटवर्ती पूर्व के अंदर भी दोनों जगह इस तरह के उदाहरण मिलते थे। नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज्ड, केवल ईसाइयत के समय पे ही ऐसा नहीं था, बाकी और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी ऐसा था। एंड ट्रम्फर्ड एज द स्टेट रिलीजन, बल्कि एक राज्य धर्म भी कुछ जगह पर बना दिया गया था। इन द 4th सेंचुरी, 4वीं सदी के दौरान सीरियसली चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन, जिसने गंभीरता के साथ इस तरह के संगठन का विरोध किया। इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म्ड बाय द स्लेव्स। इट डज नॉट फॉलो, ये अनुसरण नहीं करते थे कि रोमन साम्राज्य में जो अधिकतर काम हो रहा था श्रमिकों के द्वारा करवाया जा रहा था और उनका नाम भी नहीं होता था। दैट मे हैव बीन ट्रू ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ इटली इन द रिपब्लिकन पीरियड, और इस तरह का रिपब्लिकन जो पीरियड है उस दौरान इस तरह का दैट मे हैव बीन ट्रू ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ इटली इन द रिपब्लिकन पीरियड, और ऐसा इटली के बड़े क्षेत्र में हो रहा था जहां पर उस समय रिपब्लिकन सिस्टम लागू था, यानी गणराज्य प्रणाली जब लागू थी। अंडर ऑगस्टस देयर वर स्टिल 3 मिलियन स्लेव्स इन द टोटल इटालियन पॉपुलेशन ऑफ 7.5 मिलियंस। 7.5 मिलियन की कुल आबादी के अंदर 3 मिलियन लोग उस समय दास हुआ करते थे, जो ऑगस्टस के शासनकाल का एक उदाहरण हमारे सामने है। बट इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू ऑफ एम्पायर एज होल, लेकिन ये पूरे साम्राज्य की सच नहीं है, ये सच साबित नहीं किया जा सकता इसे। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट, स्लेव अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट होता था, एक निवेश होता था एक तरह का। एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर advised landowner against using them in context where too many might be required, for example for harvest, or where their health could be damaged, or example by malaria। यहाँ क्या बता रखा है कि उस समय के जो लेखक होते थे वो भी इसे ठीक मानते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो पैसा लगाना, अपनी ज़मीन के अंदर पैसा लगाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया था कि वो इस तरह के श्रमिकों को खरीद लें, क्योंकि उन पर कोई बीमारी का प्रभाव उन पे हो सकता है, फसलों की कटाई के समय भी इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड दीज कंसिडरेशन वर नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंपैथी फॉर द स्लेव्स, और इस तरह का समझौता होने की वजह से इन लोगों को किसी तरह की कोई सहानुभूति दासों के साथ नहीं होती थी। बट ऑन हार्ड इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन, बल्कि कठिन जो है आर्थिक गणना वो लगाते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड्स देयर स्लेव्स, जो रोमन के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनका दासों के प्रति और भी बुरा व्यवहार था। ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स सो मच मोर कंपेशन, और सामान्य लोग उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कंपेशन दिखाते थे। सी व्हाट द हिस्टोरियन सेज अबाउट ए फेमस इंसिडेंट दैट अकर्ड इन द रीजन ऑफ नीरो। नीरो के शासनकाल में एक बार इसी तरह की एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, जो कि इतिहासकारों ने अपनी एक पुस्तकों के अंदर विवरण दिया है। यहाँ तक
आगे चलें। अंशु, मधु, आगे चलें बेटा। As warfare became less widespread with the establishment of peace in the first century, पहली सदी के अंदर युद्ध, दंगे, युद्ध के खर्चे बहुत कम हो गए क्योंकि उस समय शांति की व्यवस्था बनी रही, युद्ध नहीं हुए। द सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू द डिक्लाइन, और दासों की जो पहुंच हो रही थी या दासों की जो सप्लाई थी वो भी रुक गई, कमजोर पड़ गई थी। यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर दस हैड टू टर्न आइदर टू स्लेव ब्रीडिंग, जिन लोगों ने श्रमिकों को रखा हुआ था उन लोगों ने स्लेव ब्रीडिंग को अपना लिया था, यानी दास प्रजनन को महत्व दिया। उनका मानना था ये दासों को उत्पादन करने का एक सस्ता तरीका है। टू चीपर सब्स्टिट्यूट सच एज वेज लेबर विच वाज मोर इजियर इंडिस्पेंसिबल, और इसलिए वो इसको ज़्यादा सस्ता मानते थे, ज़्यादा व्यवहारिक भी मानते थे। इनफैक्ट free labor was extensively used on public works at the Rome precisely। यहाँ ये बताया गया है कि व्यापक तरीके से सार्वजनिक कार्यों के दौरान रोम के अंदर इस तरह की पब्लिक का इस्तेमाल होने लगा, फ्री लेबर का इस्तेमाल होने लगा। बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, क्योंकि एक व्यापक रूप से दास श्रम का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लग गया था। अनलाइक हायर्ड वर्कर्स एंड स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर। और उस समय इस तरह के जो श्रमिक थे या इस तरह के जो दास थे उनसे कुछ लोग तंग आ चुके थे। अनलाइक हायर्ड वर्कर्स एंड स्लेव्स हैड टू बी फेड, कभी कभी दास भी तंग आ जाते थे अपने मालिकों के से। मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इनको मेंटेन करके रखना होता था। विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द काइंड ऑफ लेबर, और श्रमिकों को अपने पास रखना खर्चीला साबित हो रहा था। दिस इज प्रोबेबली वाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड। इसलिए बाद के समय के दौरान कृषि के क्षेत्र में इस तरह के दासों को व्यापक रूप से शायद नहीं पाया जाता था। एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्रों में भी ये नहीं मिलते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दे एंड फ्रीडमैन, और वे अपने आप को यानी आज़ाद रखना चाहते थे। दैट इज स्लेव्स हु हैड बीन सेट फ्री बाय देयर मास्टर्स, और ऐसे लोग जिनको उनके मास्टर्स ने या भूस्वामियों ने उन्हें छोड़ दिया था, वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एट बिजनेस मैनेजर्स, और वे अब बिजनेस मैनेजर्स के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे या उनका रूप में काम करने लगे थे। वेयर ऑब्वियसली दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में इस तरह के श्रमिकों की ज़रूरत नहीं थी। मास्टर्स ऑफन गेव देयर स्लेव्स और फ्रीडम कैपिटल टू द रन बिजनेसमैन ऑन देयर बिहाफ और इवन बिजनेसेस ऑफ देयर ओन, और जो उनके मालिक थे वो उन्होंने अपने स्लेव्स को इस तरह का अधिकार दिया हुआ था या फ्रीडमैन को अपना अधिकार दिया हुआ था कि वे अपना खुद का बिजनेस सेटल कर सकते हैं और उसे चालू रख सकते हैं। तो यहाँ तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? ये इस तरह के चित्र इसमें बने हुए हैं, देखिए ऐसा लोगों के साथ हुआ था उस समय। पुरुषों को, महिलाओं को बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। रोमन एग्रीकल्चरर पेड ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। रोमन के कृषि करने वाले जो जमींदार थे या जो किसान थे, कृषि करने वाले किसान, उनके विषय में लेखकों ने लिखा है कि वहाँ भी दास श्रम होता था, लेकिन वो हमेशा पैसा देकर के ही काम कराते थे। कोलुमेला, ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, एक स्पेन से, दक्षिणी स्पेन से आने वाला एक सबसे पहला लेखक, पहली सदी का लेखक जिसका नाम कोलुमेला था, उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। रिकमेंडेड दैट लैंड ओनर्स शुड कीप ए रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स।
कि एक जमींदार के पास में, एक किसान के पास में कौन कौन से वो औजार, कौन कौन से उपकरण उसके पास में संचित रहने चाहिए जो उसको खेती करने के लिए चाहिए, सभी तरह के औजार चाहिए। ट्वाइस एज मैनी दे नीडेड, और कभी कभी उनको दोहरे रूप में होना चाहिए। जैसे उसको मान लीजिए 2 कसियों की जरूरत है तो उसके पास 4 कसियां होनी चाहिए, सो दैट प्रोडक्शन कुड बी कंटिन्यूअस, ताकि उत्पादन नियमित रूप से बढ़ता रहे। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स, और अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो उनको बढ़ा सकते हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है औजारों का। और अगर लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो स्लेव जो हैं इस तरह के औजारों को बेच करके अपना गुजारा कर सकते हैं। देयर वाज ए फ्यूनरल जनरल प्रिजम्पशन, और यह एक बिल्कुल सामान्य सी अवधारणा थी अमंग एम्प्लॉयर्स दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क एंड वुड एवर गेट डन, सो सुपरविजन वाज पैरामाउंट। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर सुपरविजन का काम नहीं हुआ है या परीक्षण नहीं हुई, ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, तो कोई काम भी सही से नहीं कर सकता है। इसलिए देखना बहुत जरूरी था, काम करते हुए लोगों को जांचना, देखना जरूरी था। फॉर बोथ फ्री वर्कर्स एंड स्लेव, खास तौर पे स्वतंत्र और दास किसानों के संदर्भ में, दास श्रमिकों के संदर्भ में। टू मेक सुपरविजन इजियर, और ऐसा सुपरविजन का जो काम था आसान भी हो गया था। वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स, कभी कभी किसान, ये जो मजदूर होते थे वो अपना समूह बना लेते थे। कोलुमेला रिकमेंडेड स्क्वाड्स ऑफ 10, और कोलुमेला ने भी इसी तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें लगभग 10 के करीब लोग जुड़े हुए थे। क्लेमिंग इट वाज इजियर टू टेल हु वाज पुटिंग इन फैक्ट एंड हु वाज नॉट इन वर्क ग्रुप ऑफ दिस साइज, और ये दावा करते हैं कि उनके लिए आसान हो जाता है कि इस तरह के समूह के अंदर रहकर वो काम करें, और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा समूह भी गठित कर सकते हैं। दिस शोज ए डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, और इस बात से ये सही तरीके से दर्शित हो जाता है कि जो मैनेजमेंट का लेबर मैनेजमेंट जो है वो, या श्रमिकों का की व्यवस्था करना, ये एक बहुत ही व्यापक कंसिडरेशन का काम था। प्लेनिंग द, जिनको प्लिनी कहा जाता है, द एल्डर ऑथर ऑफ वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री, जो कि एक नेचुरल हिस्ट्री नामक एक ग्रंथ के एक लेखक रहे हैं, कंडम द यूज ऑफ स्लेव गैंग्स एज द वर्स्ट मेथड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। उत्पादन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए दास समूह गठित करना बहुत गलत था, वह उसे उचित नहीं मानता, उसकी प्रशंसा नहीं करता है, आलोचना करता है। मेनली बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन द गैंग्स वर यूजुअली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट, क्योंकि जब गैंग्स गठित कर दी जाती थी तो श्रमिकों को उनके पैरों से जंजीरों से बांध करके रखा जाता था, जिसको वह ठीक नहीं मानता था। अब यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है? आप कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, या इस टॉपिक के अंदर कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। कंट्रोलिंग वर्कर्स ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये सारा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अंदर ये सिलेंडर टाइप चीज़ें रखी हुई हैं, इसको ड्रेसल 20 कह लीजिए, एम्फोरे कह लीजिए, धातु के बने होते थे, जो कि स्पेन से भारी मात्रा के अंदर इस तरह के ऑलिव ऑयल मंगवाया जाता था, और धीरे धीरे करके बाद में अफ्रीका से भी मंगवाया गया, पूर्वी क्षेत्रों से मंगवाया गया, और बड़ी बड़ी चुनौतियां आपस में एक दूसरे के लिए वो बने। रोमन साम्राज्य के अंदर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने खूब आराम से इसमें चर्चा की है। अब इस पे जो टॉपिक पे बेस जो क्वेश्चंस हैं वो नोट कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन बना सकते हो। व्हाट वर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रोमन एम्पायर, और उससे अगला जो अभी डिस्कस किया गया है क्वेश्चन, हाउ वर्कर्स एंड स्लेव कंट्रोल्ड इन रोमन एम्पायर, ये है इस क्वेश्चन का
तो इसमें पूरा कंप्लीट नहीं लिखना होता है, जितना इससे रिलेट कर रहे वो आपको राइट कर लेना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं भी। मधु, अंशु। ठीक है, तो आप लीव कर सकते हैं बेटा।